हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था पर्वत, उस पर्वत टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो आरएस मेन के लिए, और आरएस मेन में जो पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड की जो इकाई है थर्ड, इस थर्ड इकाई का खंड आ, और इस खंड आ में जो पहला टॉपिक है टॉपिक 1 भौतिक आकृतियाँ, उसमें से हमने एक टॉपिक लिया है पर्वत, जिस पे हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो पर्वत के बारे में हम जो अब तक पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ा है कि पर्वतों से संबंधित जो शब्दावली है, पर्वतों से संबंधित शब्दावलियाँ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और पर्वत की हमने परिभाषा देखी थी, पर्वत की हमने परिभाषा जानी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पर्वतों का वर्गीकरण। आज हम पर्वतों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे कि पर्वतों का जो वर्गीकरण होता है वो किन किन आधारों पर और कितने प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। देखो, पूरे विश्व में पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। पूरे विश्व में पर्वत पाए जाते हैं, और ये पर्वत का जो निर्माण हुआ इन पर्वतों का वो अलग अलग कालों में हुआ है ना, अलग अलग कालों में इनका निर्माण हुआ है, ठीक। साथ ही साथ इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी अलग अलग है। किसी का निर्माण किसी प्रक्रिया के तहत हुआ, और इनकी स्थिति भी अलग अलग है। कोई कहीं पर स्थित है, कोई पर्वत कहीं पर स्थित है, और साथ ही साथ इनकी ऊंचाई भी अलग अलग है, तो इन्हीं आधारों पर पर्वतों का हम वर्गीकरण करते हैं। तो मोटे तौर पर जो पर्वतों का वर्गीकरण किया जाता है वो 3 आधारों पर किया जाता है। किन आधारों पर? 3 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला वर्गीकरण है इनका उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण होता है ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा जो वर्गीकरण होता है वो होता है इनकी आयु के आधार पर। या तो हम आयु के आधार पर कहें, या हम कहें इनके निर्माण काल के आधार पर, इनके निर्माण काल के आधार पर। तो ये 3 आधारों पर हम पर्वतों का वर्गीकरण करते हैं, और हम एक एक करके अब लेते हैं और डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण लेंगे, और उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो 6 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अब 6 आधारों पर क्यों? क्योंकि अलग अलग किताबों में ये जो टॉपिक है, इसके जो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए हैं वो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए गए हैं। चूँकि हम राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो राजस्थान के द्वारा जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, जो राजस्थान बोर्ड की, जो आरबीएसई बोर्ड की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि राजस्थान सरकार जो चीज़ हमें पढ़ा रही है, हमसे जो पूछेगी हम उसी आधार पर जवाब देंगे, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर 6 जो पर्वत हैं, 6 प्रकार के पर्वत निर्माण प्रक्रिया बताइए। पहला बलित पर्वत निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बलित पर्वत। दूसरा गुंबदाकार पर्वत। तीसरा है संग्रहित पर्वत। चौथा है ब्लॉक पर्वत। नंबर 5 पे आता है अवशिष्ट पर्वत, और नंबर 6 पे आते हैं मिश्रित पर्वत। अब हम एक एक पर्वत को लेंगे और उसके व्याख्या करेंगे और उसको हम रिटर्न करेंगे।
तो सबसे पहले हम लेंगे वलित पर्वत। उत्पत्ति के आधार पर पहला पर्वत है वलित पर्वत। वलित पर्वत। अब वलित पर्वत को समझने से पहले, हम इसकी थ्योरी लिखने से पहले हम इसको एक बार समझ लें कि वलित पर्वत बनते कैसे हैं। वलित पर्वत की जो व्याख्या की गई है, दो मुख्य सिद्धांत हैं। एक तो है कोवर का भूसन्निधि सिद्धांत, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दो सिद्धांत हैं। एक तो भूसन्निधि सिद्धांत है, भूसन्निधि सिद्धांत ये कोवर का है, और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इन दो के आधार पर वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया बताई जाती है मुख्य रूप से। तो ये कहते हैं कि इस तरीके से एक भूखंड होता है, ठीक है, और इस तरीके से दूसरा भूखंड होता है। इन दोनों भूखंडों के बीच में एक भूसन्निधि होती है। भूसन्निधि मतलब पहले इसमें जल होता है, और जल में जब इसमें अवसाद जमा हो जाते हैं आकर के, निक्षेपण होता है अवसादों का, नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा, है ना, और मानवीय क्रियाओं के द्वारा जब इसमें निक्षेपण होता रहता है, तो निक्षेपण धीरे धीरे वो जम जाता है, धीरे धीरे जम जाता है, ठीक है। और जमने के बाद में क्या होता है जब कोई चीज़ ऐसे जमेगी यहाँ पे आके, इस तरीके से जमती जाएगी, तो इसमें भार उत्पन्न हो जाता है। भार उत्पन्न होता है तो ये चीज़ें नीचे दबाव देने लगती है, नीचे दबाव दे। जब ये चीज़ नीचे दबाव देगी तो ये भूखंड आगे खिसकने लगते हैं, और इनके ऊपर यहाँ पे जो जमा हुआ पदार्थ है, इनके आगे खिसकने से उनमें बलन पड़ने लग जाते हैं। इस तरीके से बलन पड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से वलित पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है भूसन्निधि सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से। यानी कि दो भूखंड होते हैं, माना ये भूखंड ए है, ये भूखंड बी है। हम इसको ये मान लें कि ये तो आपकी यूरेशियल प्लेट है, और ये आपकी महाद्वीपीय दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है, ठीक है। प्रायद्वीपीय प्लेट अपने ऊपर खिसक रही है। इसके बीच में पहले तैतीस भूसन्निधि थी, ये तैतीस भूसन्निधि थी, ठीक है। ये तो अपनी जगह स्थिर थी, ये खिसक के ऊपर गई। इन दोनों के बीच में जो भूसन्निधि थी उसमें जमाव हुआ, अवसादों का जमा हुआ, निक्षेपणों का जमा हुआ। धीरे धीरे जब ये जमाव के कारण जब ये यहाँ पर नीचे दबाव पड़ा तो ये भूखंड और नज़दीक आए, तो इनके बीच में जो अवसाद था उसमें बलन पड़ने लग गए। तो इस तरीके से वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वत के निर्माण के इस जगह पे क्यूनेलुन पर्वत का निर्माण हुआ, यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और बीच में जब ज़्यादा बल नहीं लगता है जहाँ पे तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। तो वलित पर्वत की थ्योरी कहती है कि जब बीच में जो भूसन्निधि होती है, उस भूसन्निधि में जब अवसादों का जमाव होता है और ये जो खंड होते हैं इनके द्वारा संपीड़न बल लगाया जाता है, तो संपीड़न बल के कारण उनके बीच में स्थित जो अवसाद होते हैं उनमें बलन पड़ने लगते हैं, और बलन पड़ने के कारण वहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अब इस तरीके से ये यहाँ पे वलित पर्वत बनने लगते हैं। वलित पर्वत के ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है इसको कहते हैं अपनति, और ये जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं अभिनति। तो इस तरीके से वलित पर्वत का निर्माण होता है। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। वलित पर्वत में हम क्या लिखेंगे? अगर क्वेश्चन आ जाए, आरएस मैन में क्वेश्चन आ जाए कि वलित पर्वत, तो आपको सबसे पहले उसकी थ्योरी लिखनी है, और थ्योरी लिखने के बाद में वलित पर्वत का एक चित्रण बनाना है। वहाँ पे चित्र बनाने के बाद में आपको उसके 2-3 उदाहरण देने हैं, ये वलित पर्वत होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पृथ्वी के भीतर उत्पन्न संपीड़न बल से धरातलीय चट्टानों में वलन या मोड़ पड़ने से वलित पर्वतों का निर्माण होता है।
वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, ये कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी के अंदर का भाग है, ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। अब ये जब नदी खाएंगी तो इनमें संपीड़न बल कार्य करता है। संपीड़न बल क्या करता है, इनके मध्य में ये जो अवसाद जमा हुए हैं इन पर बल लगाता है, और बल लगने के कारण इनमें वलन उत्पन्न हो जाता है, और वलन पड़ेगा तो फिर बाद में जब अवनतियाँ और अपनतियाँ जब ज़्यादा ऊंची नीची होने लगेंगी तो वहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि संपीड़न बल से मुड़कर उठे भाग को अपनति एवं दसे भाग को अविनति कहा जाता है, को अविनति कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे तीव्रगामी भूगर्भिक हलचलें जब और तेज हो जाती हैं तो अपनति एवं अविनतियों की क्रिया और तेज हो जाती है, और तेज हो जाती है, जिससे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वतों का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट ये है कि ये जो पर्वत होते हैं इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं इनमें, इन पर्वतों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। और इन पर्वतों के अब हम उदाहरण देख लेते हैं। ये जो वलित पर्वत हैं, वलित पर्वतों के उदाहरणों में सबसे पहला और प्रमुख उदाहरण है हिमालय। दूसरे नंबर पे आपका अरावली आता है। तीसरे नंबर पे यूराल पर्वत, और चौथे नंबर पे आता है एंडीज पर्वत। ये दोनों भारत में हैं, ये यूरोप में है, और ये आपका अमेरिका में है। ठीक है, तो ये है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये हुआ आपका वलित पर्वत। और इस वलित पर्वत का जब हम उत्तर लिखेंगे RSMN में तो इसका चित्रण हम इस प्रकार से करेंगे। इस तरीके से हम वहाँ पे एक छोटा सा भूखंड बनाएंगे। ठीक है, ये दो भूखंड बना देंगे वहाँ पे छोटा सा, और भूखंडों के बीच में हम यहाँ पे अविनति को दर्शाएंगे, अवसाद को दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद में वहाँ पे इस तरीके से हम संपीड़न बल दिखाएंगे वहाँ पे, और फिर यहीं से हम आपका ये उदाहरण सहित इस तरीके से छोटा एक प्रारूप हम वहाँ पे बना देंगे। दूसरा जो पर्वत है निर्माण के आधार पर वो है गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वतों का निर्माण कैसे होता है कि ये होती हैं अपनी प्लेटें। ठीक है, और प्लेट के ऊपर अपना ये क्रस्ट भाग टिका हुआ है। तो जब इन प्लेटों के नीचे ये जो भाग है इसको हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। ये तो प्लेट हैं अपनी, और ये अपना क्रस्ट स्थल मंडल है, और ये इसको बोलते हैं हम दुर्बलता मंडल। ये प्लाज्मा अवस्था में होता है, अर्ध तरल अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। और ये मुख्य रूप से ये क्या होता है, लावा होता है। ये लावा होता है। लावा जब अत्यधिक गर्म हो जाता है, और अत्यधिक गर्म होने का जब ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है
जब ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है और जब इसको कहीं से निकलने की जगह नहीं मिल पाती है तो इस पर ये इस जगह पे इस प्लेट पर अत्यधिक दबाव लगाता है और दबाव लगाने के कारण जब इसको तोड़ नहीं पाता तो इसकी संरचना में परिवर्तित कर देता है। इस तरीके से ये जो प्लेट है इस तरीके से ये प्लेट इस तरीके से इसके दबाव के कारण मुड़ जाती है। ये दबाव लगा रहा है लावा, इस तरीके से प्लेट मुड़ गई। इसके मुड़ने से इसके ऊपर ये स्थलखंड भी इसी तरीके से मुड़ जाता है और ये ऊपरी क्रस्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से मुड़ जाती है। तो इस तरीके से ये उठा हुआ भाग है, ये गुंबद के समान होता है, इसलिए हम इसको गुंबदाकार पर्वत कहते हैं, गुंबदाकार पर्वत बोलते हैं। ठीक, यानी कि प्लेटों के अंदर या स्थलखंड के नीचे स्थित गर्म लावा जब ऊपर उठने की कोशिश करता है तो जब उसको स्थान नहीं मिलता है निकलने के लिए तो क्या करता है, वो इस तरीके से इसमें एक गुंबद के आकार का संरचना बना देता है। यानी कि ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इतना दबाव बनाएगा लेकिन आखिर में ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसकी संरचना में परिवर्तन कर देगा, इस तरीके से इसमें दबाव लगाएगा तो ये इस तरीके से ऊपर तक इसकी संरचना में बदलाव होता जाता है और इस तरीके से यहाँ पे ये गुंबदाकार पर्वत का निर्माण हो जाता है। अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। पहला पॉइंट कि पृथ्वी के भीतर उबला तप्त मैग्मा, पृथ्वी के भीतर उबला तप्त मैग्मा धरातल पर आने की भरसक प्रयास करता है। यानी कि जो मैग्मा है वो ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। ठीक, जब मैग्मा बाहर नहीं आ पाता तो धरातलीय चट्टानें गुंबदाकार रूप में ऊपर उठ जाती हैं। क्या करती हैं, धरातलीय रूप में वो ऊपर उठ जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हम लेंगे तो पहला एग्जाम्पल है इसका ऊटाह राज्य। ये कहाँ पे है, यूएसए में है और यहाँ पे पर्वत हैं दो, एक पर्वत है हेनरी और दूसरा पर्वत है यूंटा पर्वत। तो ऊटा राज्य में जो यूएसए में है, अमेरिका में है, उसमें हेनरी पर्वत और यूंटा पर्वत ये गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं। तीसरा हम लेंगे अब संग्रहित पर्वत। ये निर्माण के आधार पर हम पर्वतों का प्रकार पढ़ रहे हैं। तीसरा है आपका संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत का अर्थ ये होता है कि जैसे हवा के द्वारा मिट्टी, जैसे हवा चल रही है, ठीक है, ये हवा होती है और हवा अपने साथ मिट्टी, कंकड़ आदि चीज़ें लाके जब एक जगह इस तरीके से जमा करती जाए, हजारों करोड़ों सालों में इस तरह जमा करते ये इस तरीके से एक जो कंकड़ है, धूल है, उनका एक पर्वत सा बना देती है। ठीक है, तो यानी कि मिट्टी का, कंकड़ों का, धूल धक्कड़ का, इनका सबका क्या हुआ, यहाँ पे संग्रहण हो गया। ठीक है, ये संग्रहित हो गए इस जगह पे। इसके बाद में नदी लेते हैं, नदी इस तरीके से बहती है ना, और बहने के बाद में ये इस तरीके से किसी स्थल से निकल के जा रही है और फिर समुद्र में गिरती है जाके, तो अपने साथ में क्या लाती है, ये मिट्टी लाती है, कंकड़ लाती है, बड़ी बड़ी चट्टानें लाती है। तो इस तरीके से एक जगह पे ये जमाव करती जाती है, धीरे धीरे इस तरीके से वो जमाव कर देगी तो धीरे धीरे इनका एक जगह पे संग्रहण हो जाएगा और वो पर्वत का रूप ले लेते हैं। तीसरी होती है ज्वालामुखी में क्या होता है, इस तरीके से ये स्थलखंड होता है अपना और ये इसके नीचे प्लेटें स्थित होती हैं और ये नीचे लावा होता है।
लावा ऊपर आने का प्रयास करता है, जब दरार में से निकल के ऊपर आ जाता है तो धीरे 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 इनका संग्रहण होना, ये जो लावा बाहर निकल रहा है, मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। तो लावा जब बाहर आ गया तो इस तरीके से इसका संग्रहण होने लगा, और संग्रहण होने लगा तो इस तरीके से ये पर्वत का रूप ले लेती हैं। तो इसको भी हम संग्रहित पर्वत के रूप में रखते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया हो रही है, हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा, जब पदार्थ एक जगह पे लाके संग्रहित किए जा रहे हैं और धीरे धीरे हजारों यानी लाखों करोड़ों सालों में जब इनका संग्रहण हो जाता है और धीरे धीरे इन पर जब ऊपर से दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने का ये ठोस रूप ले लेते हैं और फिर ये पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो पर्वत बनते हैं उनको कहते हैं हम संग्रहित पर्वत। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। हवा, नदी, हिमनद, लहरों एवं ज्वालामुखी के द्वारा बड़े ढेर के रूप में संग्रहित निक्षेपित पदार्थ एवं एकत्रित मलबे से इन पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, हिमनद, लहर, ज्वालामुखी आदि के द्वारा जब बड़े ढेर के रूप में संग्रहित, निक्षेपित का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना, संग्रहित करना। जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं, निक्षेपित पदार्थ यानी कि जैसे ये पहाड़ है, इस पदार्थ से ये नदी निकल रही, तो अपने इसको तोड़ के इसके जो धीरे धीरे इस पहाड़ को तोड़ के यहाँ से इसके टूटे हुए जो टुकड़े होंगे उनको कहेंगे हम निक्षेपण होना। ठीक है, ये निक्षेपित पदार्थ होते हैं, टूटे फूटे जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें नदी, लहर अपने साथ लाती हैं उनको कहते हैं निक्षेपण, और उनका एक जगह जब संग्रहित करती हैं उनको कहते हैं हम अवसाद करना। ठीक है, तो निक्षेपित पदार्थ एकत्रित मलबे के रूप में ये पर्वतों के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। ये इसकी थ्योरी हो जाती है। अब इसके उदाहरण लेंगे तो जैसे जापान का फ्यूजियामा जो पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है ये। ठीक है, इटली का विसुवियस, और तीसरा है आपका अफ्रीका का किलिमंजारो। तो ये जो पर्वत हैं आपके संग्रहित पर्वतों के उदाहरण हैं। यानी हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, ज्वालामुखी आदि के द्वारा जब बड़े बड़े जो ढेर के रूप में पदार्थों का जब जमाव कर लिया जाता है तो इस तरीके से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको हम संग्रहित पर्वत कहते हैं। इसके बाद हम चौथा लेंगे भ्रंशोत्त पर्वत। चौथा हम लेंगे भ्रंशोत्त पर्वत। ये किस प्रकार का पर्वत होता है? देखो, ये स्थलखंड है अपना, है ना, और ये प्लेट है इसके नीचे। ये स्थलखंड है अपना, ये इसके नीचे प्लेटें स्थित हैं। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है ना। इस तरीके से प्लेटें होती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी प्लेटें होती हैं। अब इन प्लेटों में क्या होता है, ये प्लेटें एक जगह स्थायी नहीं रहती हैं। इनमें क्या होता है, गतियाँ होती रहती हैं। मान लो ये प्लेट इधर खिसक रही है और ये प्लेट इधर खिसक रही है, तो क्या होगा, ये इनके बीच में ये जो दरार है, खाली जगह है ना, क्योंकि ये प्रक्रिया करोड़ों सालों में होती है। अब कभी थोड़ा बहुत ऐसे खिसक गई, ये इधर खिसकी, ये प्लेट इधर खिसकी, तो क्या होगा, इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही माइनर गैप हो जाएगा, और ये भी करोड़ों सालों में होते हैं। ठीक है, इस तरीके से गैप उत्पन्न हो जाता है। तो
तो ये पूरा जो स्थलखंड है ना, मान लो ये खिसक गई, ये खिसक गई, तो इस प्रक्रिया के दौरान अगर ये खंड हैं वो नीचे खिसक जाएं दोनों, अगर ये खंड नीचे खिसके तो स्थिति ऐसे बनेगी कि ये प्लेट ऐसे हो गई, ये प्लेट ऐसे हो गई और ये प्लेट ऐसे हो गई, क्योंकि ये दो प्लेट नीचे आ गई, है ना। तो इस तरीके से ये जो पर्वत का निर्माण हुआ, इस तरीके से ये जो पर्वत का निर्माण हुआ उसको हम कहते हैं भ्रंशोत्त पर्वत या ब्लॉक पर्वत। ठीक। अब मान लो इस प्रक्रिया में ये तो इसी जगह पर रहे, ये पर्वत या ये जो स्थल है वो ऊपर उठ जाता है, किसी तरह से ऊपर उठ जाता है बल के कारण। मान लो यहाँ पे ये लावा है ना, लावा है, ये लावा जमा हुआ है ना, और लावा ऊपर उठता रहता है, हमेशा धक्का लगाता रहता है। जब इस तरीके से ये प्लेट इधर खिसकी, ये प्लेट इधर, इसी दौरान इस लावा ने इस पर बल लगा दिया। ठीक है, लावा ऊपर उठने की कोशिश करने लगा। अब क्योंकि इसमें दरार है तो ये प्लेट क्या करेगी, ये ऊपर खिसक जाएगी। लावा इस पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, तो ये ऊपर खिसक जाएगी, ऊपर खिसकेगी तो ये प्लेट ऊपर हो गई और बाकी प्लेटें नीचे रह जाएंगी। इस तरीके से ये जो पर्वत बनेगा उसको भी हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि ये इनके बीच में ये क्या होती है, भ्रंश होते हैं, ये दरारें होती हैं, है ना, जिनके ये भ्रंश होती हैं, ये दरारें होती हैं इनके बीच में। तो इन दरारों के कारण ही इस पर्वतों का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं भ्रंशोत्त पर्वत भी कहते हैं हम इनको, भ्रंशोत्त पर्वत, है ना। और ये पर्वत वास्तविक रूप से पर्वत नहीं होते हैं, ये वास्तविक रूप से पर्वत नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक स्थलखंड होता है जो कभी ऊपर उठ जाता है, कभी नीचे हो जाता है, तो इसलिए हम इसको आवासी पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, आवासी पर्वत बोला, हम इसको आवासी पर्वत भी कहते हैं। तो इस तरीके से भ्रंशोत्त पर्वत ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। जब दो समानांतर दरारों का, हमने देखा ये इस तरीके से प्लेटें थी, है ना, ये प्लेट, इनमें अब हो गई ये दरार, ये दो समानांतर दरारें, समानांतर दरारों का मध्यवर्ती भाग, ये मध्यवर्ती भाग है इन दरारों का, ये मध्यवर्ती भाग ऊपर की ओर उठ जाए। ये जो भाग है या तो ऊपर की ओर उठ जाए या मध्य भाग के दोनों ओर के भाग, यानी कि ये दोनों ओर के भाग ये क्या करें, नीचे धंस जाएं, तो ब्लॉक पर्वत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इस ब्लॉक पर्वत के हम उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। इसका एक उदाहरण होता है आपका वोसजेस पर्वत। ये जो वोसजेस पर्वत है ये फ्रांस का है, वोसजेस पर्वत फ्रांस का है। दूसरा एक है ब्लॉक फॉरेस्ट, एक ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत है जो जर्मनी का है। ठीक है, इसके बाद में भारत में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल प्लस सतपुड़ा पर्वत है, ये भारत के हैं। ठीक है, ये भी भ्रंशोत्त पर्वत के उदाहरण है। एक सॉल्ट रेंज पर्वत है, ये पाकिस्तान का है। ठीक है, तो ये जो पर्वत हैं ये भ्रंशोत्त पर्वत के उदाहरण है। एक चीज़ हम इसमें और लिखेंगे, वही लिखेंगे भ्रंश के द्वारा इनका निर्माण होने के फलस्वरूप, इन्हें
भ्रंशोत्त पर्वत भी कहते हैं। भ्रंशोत्त पर्वत भी कहते हैं। तो ये अपना होता है भ्रंशोत्त पर्वत कंप्लीट, ठीक। ये भ्रंश के द्वारा इनका निर्माण होता है, भ्रंशोत्त पर्वत हो जाता है। इसके बाद हम अगला पर्वत लेंगे, अगला पर्वत है आपका नंबर 5 अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, देखो अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण किस तरीके से होता है। जैसे मान लो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, आपकी अरावली है ये, ठीक है, ये आपकी अरावली है। इस अरावली पर्वत पे, क्योंकि ये सबसे प्राचीन पर्वत है, इस वर्तमान इस धरती पे पाए जाने वाला सबसे प्राचीन पर्वत है, वो ये बलित पर्वत है, ठीक, अरावली। अब इस अरावली में से मान लो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से नदियाँ निकलती है, यहाँ से नदियाँ निकल रही है। अब जब नदियाँ निकलेंगी तो धीरे 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 इनका कटाव करती रहती है ना। इसको कटाव कर दिया, इसने यहाँ से इसका कटाव कर दिया, इसने यहाँ से पूरे भाग का इसका कटाव कर दिया। इसके अलावा वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद में इस पर्वतमाला का जो भी हिस्सा, जैसे चूने की कई जगह इस पर्वतों में क्या होता है, कई तो जो चट्टानें होती हैं वो कठोर होती हैं, कई चट्टानें तो कठोर होती हैं, कई चट्टानें होती हैं वो मुलायम होती हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें जो मुलायम भाग होता है, अब जैसे मान लो वर्षा हुई, वर्षा होने के कारण जो मुलायम भाग होगा, है ना, वर्षा का पानी यूँ बहेगा, तो जो मुलायम भाग होगा वो कट कट के क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा। यहाँ से वर्षा हुई तो कट कट के नीचे चला जाएगा। इसके अलावा तीसरी प्रक्रिया ये होती है कि मनुष्यों के द्वारा जो, जैसे गाय भैंस बकरी जो लोग चराने जाते हैं, तो उनके कारण भी इन पर्वतों का क्या होता है, टूट फूट होती रहती है इनकी, ठीक है। तो इस तरीके से टूटने फूटने के बाद में जो पर्वत बचा, अब इसको मान लो हम तोड़ दें फोड़ दें इस पर्वत को, अब इस तोड़ने फोड़ने के बाद में जो पर्वत बचेगा, इस तरीके से जो पर्वत बचा उसको हम बोलेंगे अवशिष्ट पर्वत। ये कैसा पर्वत बचा अपने सामने, ये बचा अवशिष्ट पर्वत। तो इसी को हम कहते हैं कि टूटने फूटने के बाद में जो पर्वत अपने पास बचेगा वो होगा अवशिष्ट पर्वत। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, अवशिष्ट पर्वत की थ्योरी। अनाच्छादनकारी कारकों, अनाच्छादनकारी कारकों यथा, यानी कि आप कहें जैसे नदी, पवन, लहर, हिमनद आदि के अपरदनात्मक प्रभाव से, आदि के अपरदनात्मक प्रभाव से अछूता, कठोर चट्टानी भूभाग आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा रह जाता है, तो इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ठीक है। यानी कि अनाच्छादनकारी कारक कौन से होते हैं, नदी, पवन, लहर, हिमनद आदि, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है, अपरदन होता है उसका, यानी कि तोड़ फोड़ कर दी जाती है उसकी, ठीक है। तोड़ फोड़ करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अपरदन हो गया, है ना। इस अपरदन के बाद में जो भाग बचता है, अछूता कठोरी चट्टानी भाग, यानी जो कठोर चट्टानी भाग जो बच जाता है ना, और अपने आसपास के विभाग से जो उठा रह जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे अरावली है ना, अपनी अरावली पर्वतमाला है, वो इसी का उदाहरण है। इसके अलावा एक पर्वत है सियरा पर्वत, ये है आपका मध्य स्पेन में पाया जाता है। मध्य स्पेन में सियरा पर्वत, इस तरीके से मध्य स्पेन में सियरा पर्वत। और भारत में ही नीलगिरी की पहाड़ियाँ
है ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसी का उदाहरण है। और भारत में राजमहल की पहाड़ियाँ भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो ये होता है आपका अवशिष्ट पर्वत। अब अवशिष्ट पर्वत के बाद में अब हमारे पास अब हम लेंगे कि ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, ये तो हमने देखा निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। अब हम जो दूसरा वर्गीकरण है वो अपना है ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। अब ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को हम 4 प्रकार से बांटेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, पहला है अधिक ऊंचे पर्वत। पहला भाग क्या है? अधिक ऊंचे पर्वत। दूसरा भाग है साधारण ऊंचे पर्वत। तीसरा है कम ऊंचे पर्वत। ठीक है, तीसरा कौन सा है? कम ऊंचे पर्वत। और चौथा है आपका निम्न पर्वत। जो सबसे अधिक ऊंचे पर्वत है, यानी कि अधिक ऊंचे पर्वत, इनकी ऊंचाई के आधार पर तो केवल इसमें हम ऊंचाई का उल्लेख करते हैं, यानी कि 6000 फीट से ऊंचे जो पर्वत होते हैं, 6000 फीट से ऊंचे पर्वत, उनको कहते हैं अधिक ऊंचे पर्वत। अगर हम उनको मीटर में देखें तो 6000 मीटर, या हम बोलेंगे कि 2000 मीटर से जो ऊंचे पर्वत होंगे उन सभी पर्वतों को हम अधिक ऊंचे पर्वतों की श्रेणी में रखते हैं। साधारण जो पर्वत होते हैं उनको हम रखते हैं 4500 फीट से लेके 6000 फीट के मध्य जो पर्वत होंगे उनको हम रखेंगे साधारण ऊंचे पर्वतों में। और मीटर में रखेंगे 1500 मीटर से लेके 2000 मीटर तक के जो ऊंचे पर्वत होंगे उनको साधारण ऊंचाई में रखेंगे। कम ऊंचे पर्वतों की बात करें तो कम ऊंचे में 3000 फीट से लेके 4500 फीट तक के जो पर्वत होंगे कम ऊंचे, और यहाँ पर 1000 मीटर से लेके 1500 मीटर तक के जो भाग होगा ऊंचा उठा हुआ भाग, उसको हम कम ऊंचे पर्वत कहते हैं। इसके बाद निम्न ऊंचे पर्वतों में 2000 से लेके और 3000 फीट के बीच में जो पर्वत होंगे उनको हम निम्न ऊंचे पर्वत बोलेंगे। और इधर हम लिखेंगे 700 मीटर से लेके और 1000 मीटर तक का जो ऊंचा पर्वत होगा उसको हम निम्न ऊंचे पर्वतों में लिखेंगे। तो इसमें हम केवल ऊंचाई के आधार पर है तो इनकी ऊंचाई का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो अधिक ऊंचे में आ जाता है 6000 फीट से ऊंचे या फिर 2000 मीटर से ऊंचे जो भी पर्वत होंगे अधिक ऊंचे पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। साधारण ऊंचे में 4500 फीट से 6000 फीट के मध्य में, या मीटर में कहें तो 1500 मीटर से लेकर 2000 मीटर। कम ऊंचे पर्वतों में 3000 फीट से लेकर 4500 फीट के मध्य में, और मीटर में 1000 मीटर से लेकर 1500 मीटर के मध्य में। निम्न ऊंचे पर्वत 2000 फीट से 3000 फीट के बीच में, और मीटर में देखें 700 मीटर से लेकर 1000 मीटर के बीच में। अब ये हो जाता है आपके ऊंचाई के आधार पर पर्वत। अब ऊंचाई के आधार पर तीसरा आता है, अब ऊंचाई के बाद में वो है आयु के आधार पर पर्वत। लास्ट आयु के आधार पर पर्वत RS में 2008 में आया हुआ पेपर सी आयु के आधार पर पर्वत। ये जो क्वेश्चन है RS में 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसमें ये लिखा था कि विश्व में घटित हुई पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण और उनके उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन था RS में 2018 में। और अब तक की जो निर्माणकारी घटना हुई हैं वो टोटल 4 निर्माणकारी घटना हुई हैं। ठीक है, 4 निर्माणकारी घटना हुई हैं। उन निर्माणकारी घटनाओं के आधार पर हम इसको लिखेंगे। तो पहली जो निर्माणकारी घटना हुई है, यानी कि पहला जो है आयु के आधार पर पहला प्रकार है वो है आर्कियन पर्वत। ठीक है, इनका जो निर्माण कब हुआ था? इनका जो निर्माण हुआ था आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व। इनका निर्माण हुआ आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व
आर्कियन जो पर्वत थे उनका, इनका नाम आर्कियन क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो निर्माण है वो हुआ था आर्कियन युग में। आर्कियन युग में इनका निर्माण हुआ। इनको हम पूर्व कैम्ब्रियन युग भी कहते हैं। इसको पूर्व कैम्ब्रियन युग भी बोला जाता है, इसको पूर्व कैम्ब्रियन युग। आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष इसका निर्माण होता है, 40 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण होता है आर्कियन पर्वतों का। और इसको हम पूर्व कैम्ब्रियन युग के पर्वत भी के नाम से भी जानते हैं। और इसके हम उदाहरणों को लें तो इसमें जो सबसे पहला उदाहरण है वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्योंकि सबसे पुराना पर्वत है और सबसे पुरानी पर्वत निर्माण की जो घटना हुई थी वो हुई थी आर्कियन युग में। आर्कियन युग में या पूर्व कैम्ब्रियन युग में सबसे पुरानी निर्माणकारी घटना हुई। उस निर्माणकारी घटना के दौरान जो पर्वत बना वो था अरावली पर्वत। ये भारत में है। दूसरा पर्वत है यूरोप में। दूसरा पर्वत है आपका यूरोप में और उस पर्वत का नाम है फेनोन स्कैंडिनेविया। फेनोन स्कैंडिनेविया ये यूरोप में स्थित है पर्वत। ठीक है, तो ये हुआ सबसे पहला आर्कियन पर्वत। आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ। आर्कियन युग के पर्वत कहा जाता है इसका निर्माण। पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ, आर्कियन युग में हुआ इसका निर्माण, इसलिए इनको आर्कियन पर्वत भी कहा जाता है या इनको पूर्व कैम्ब्रियन पर्वत भी कहा जाता है। और इसके जो उदाहरण है वो हैं अरावली पर्वत भारत का है, यूरोप का फेनोन स्कैंडिनेविया। दूसरा, आयु के आधार पर पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं हुई उनके आधार पर, एक तो हो गया आर्कियन, दूसरा है कैलिडोनियन पर्वत। इसका जो काल रहा है कैलिडोनियन जो पर्वत हैं इनका जो काल रहा है वो काल है लगभग 32 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना? आज से लगभग 32 करोड़ वर्ष पूर्व। आर्कियन का था 40 करोड़ वर्ष पूर्व, इनका है 32 करोड़ वर्ष पूर्व। अब इसका नाम कैलिडोनियन कैसे पड़ा? ठीक है, तो स्कॉटलैंड का एक सबसे प्राचीन पर्वत है स्कॉटलैंड का जो सबसे प्राचीन पर्वत है, उस प्राचीन पर्वत का नाम है कैलिडोनियन। ठीक है, उसी कैलिडोनियन पर्वत के नाम पे इसका नाम पड़ा था कैलिडोनियन पर्वत। यानी कि ये जो 32 करोड़ वर्ष पूर्व जो पर्वतों का निर्माण हुआ था उन पर्वतों की खोज सबसे पहले इस कैलिडोनियन पर्वत की हुई थी और इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया कैलिडोनियन पर्वत। ठीक, और इसके जो अन्य उदाहरण हैं वो हैं, एक है अपलेशियन पर्वत। ये अपलेशियन पर्वत है आपका अमेरिका में यानी कि यूएसए में। और इसके बाद एक उदाहरण है आपका जो आयरलैंड में जो पर्वत पाए गए हैं, आयरलैंड के जो पर्वत हैं है ना, वो भी कैलिडोनियन पर्वत के उदाहरण हैं। इसके बाद तीसरी जो घटना है कैलिडोनियन के बाद में, पहली हुई आर्कियन, दूसरी कैलिडोनियन। आर्कियन 40 करोड़ वर्ष पूर्व, कैलिडोनियन 32 करोड़ वर्ष पूर्व। तीसरी निर्माणकारी घटना है हर्सियन पर्वत। हर्सियन पर्वत, इनका जो निर्माण काल है, हर्सियन पर्वत का जो निर्माण काल है वो है लगभग 22 करोड़ वर्ष पूर्व। 22 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। 22 करोड़। इसका नाम हर्सियन क्यों पड़ा? क्योंकि जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम है हॉर्ज पर्वत। इस जर्मनी के हॉर्ज पर्वत के नाम पे इसका नामकरण हुआ हर्सियन पर्वत। इसमें जो हलचलें हुई, इस युग की जो हलचलें, उन हलचलों को अल्टाइड, वॉरिस्कन, मोरिकन इन नामों से जाना जाता है। यानी कि हर्सियन पर्वत का निर्माण जिस काल में हुआ था उस काल को हम अल्टाइड, वारिस्कन, आर्मोरकन आदि नामों से भी जानते हैं।
और इसका जो नामकरण हुआ है वो है जर्मनी के होज पर्वत के नाम पे, और इसका जो निर्माण काल है वो लगभग से वो 22 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इनके हम उदाहरणों पे जाएँ, उदाहरण इनके क्या क्या हैं। तो एशिया में हम उदाहरण देखते हैं कि एशिया में इसके कौन कौन से पर्वत हैं इस युग के। एक तो है श्योनशान, ठीक है, श्योनशान। एक पर्वत है अल्टाई, श्योनशान, अल्टाई, खिंगन, नोनशान, ये जो पर्वत हैं वो एशिया में पाए जाते हैं। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत पाए गए हैं इस युग के वो है पूर्वी कॉर्डिलेरा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सभी को मिला के कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं, यानी कि बहुत सारी जो पर्वत श्रृंखला होती हैं, पर्वत तंत्र होते हैं, उन सभी का मिश्रित रूप से हम कहते हैं कॉर्डिलेरा। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग में जो पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं वो सब किस काल की हैं, वो हर्शियन युग की हैं। ठीक है, यूरोप में अगर इसकी हम बात करें, यूरोप में अगर हम इसकी बात करें तो यूरोप में इसके उदाहरण हैं। एक उदाहरण है इसका फिलाइन पर्वत। फिलाइन पर्वत जो है हर्शियन पर्वत के युग का है। इसके बाद में हम लेंगे चौथी जो घटना है पर्वत निर्माणकारी घटना। सबसे पहले थी आर्कियन कैलेडोनियन, दूसरी तीसरी है हर्शियन, चौथी है एल्पाइन पर्वत। अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना, एल्पाइन पर्वत। ठीक है, एल्पाइन पर्वतों का जो निर्माण काल है वो लगभग है आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व। देखो, आर्कियन युग की जो 40 करोड़ वर्ष पूर्व थी, कैलेडोनियन की 32 करोड़ वर्ष पूर्व थी, हर्शियन की 22 करोड़ वर्ष पूर्व थी, और अल्पाइन जो पर्वत थे 3 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी कि ये अब तक के सबसे नवीन पर्वत हैं। ठीक है, अब तक के सबसे नवीन पर्वत किस काल के हैं, एल्पाइन युग के हैं। ठीक है, अब यूरोप, इसका जो नामकरण है वो कैसे एल्पाइन पड़ा। यूरोप में पर्वत है आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। इस आल्प्स पर्वत के नाम पर इसका नाम पड़ा एल्पाइन पर्वत। ठीक है, इस युग में जो ज़्यादातर पर्वत बने थे वो बलित पर्वत बने थे। कौन से, बलित पर्वत की निर्माणकारी घटनाएं इस युग में बहुत हुई थी। ठीक, अब इस युग के बलित पर्वतों के उदाहरण देखते हैं, जैसे हिमालय है ना, क्यूलनुल, क्यूनलुन, इसके बाद में अराकान, अराकान योमा, ये हिमालय के ही सब भाग हैं। ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, इसके बाद में रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, ये सभी जो हैं अल्पाइन पर्वत के भाग हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पर्वत निर्माण के जो काल हैं उन कालों के आधार पर 4 भागों में बांटा, ऊंचाई के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा, और इसके अलावा जो निर्माणकारी जो उनकी प्रक्रिया थी, निर्माण की जो प्रक्रिया थी, ये तो निर्माण के काल थे, वो थी निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें बलित पर्वत, संग्रहित पर्वत, गुम्फाकार पर्वत, और इसके बाद अवशिष्ट पर्वत, मिश्रित पर्वत, इस प्रकार से वो पर्वत दिखे हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पर्वतों का वर्गीकरण, वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद में हम पर्वतों का जो है मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, मानव जीवन पर पर्वतों का क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ेंगे, और विभिन्न पर्वत जो हैं उन पर्वतों की स्थिति का हम अध्ययन करेंगे, कौन से पर्वत कहाँ पे स्थित हैं। अब तक के जो हमने पर्वत के जो वर्गीकरण देखे उनमें जो जो पर्वतों का उल्लेख हुआ है उन पर्वतों का हम नक्शे के हिसाब से, ठीक है, कि उत्तरी अमेरिका में कौन से पर्वत किस जगह पे स्थित हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं, उन सभी का अध्ययन हम आगे की क्लासों में करेंगे। तो आज की फ्रेंड्स हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासें कैसी लगती हैं, और इसके बाद में इसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।